हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशी आचार्य। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी क्राइम पर। पिछले वीडियो में हमने विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ा था। आज हम मानव भूगोल, जो हमारी मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत जो पाठ्य पुस्तक है, उसका 3rd चैप्टर जिसका नाम है जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। अब ये चैप्टर जनसंख्या से संबंधित है, वो भी किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में। तो जनसंख्या, जनसंख्या क्या है? इसको शब्द को तोड़े तो जनसंख्या है जन संख्या, मतलब जनों का जो समूह है वह जनसंख्या है। और संगठन, संगठन की ये जनसंख्या किन चीजों से मिलकर बनी है? अब संगठन में किन किन के बारे में पढ़ा जाता है? उनकी लिंग संरचना कैसी है, उनकी आयु संरचना कैसी है, उनमें जैसे कि लिंगानुपात कितना है, ये सब जो चीजें हैं वे जनसंख्या संगठन में पढ़ी जाती है। मतलब जो जो चीजें जनसंख्या से संदर्भित है वे क्या है, जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आती है। अब हम जनसंख्या संगठन चैप्टर की कड़ी की शुरुआत में सबसे पहले पढ़ते हैं लिंग संगठन के बारे में। लिंग संगठन क्या होता है? स्त्री और पुरुषों की जो संख्या है उसके बीच का अनुपात क्या है? लिंग संगठन। तो क्या है? जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच का अनुपात। वैसे मेरी राइटिंग पे मत जाना, पर आपको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी, बस राइटिंग की थोड़ी ऐसी है। तो अभी देखते हैं लिंग संगठन में जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है? लिंग संगठन। अब लिंग संगठन, इसको ही बोलते हैं हम लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो अब लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है प्रति 1000 पुरुष जनसंख्या बटे पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या इंटू 1000 कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? लिंगानुपात प्राप्त हो जाता है। ये लिंग संगठन कहलाता है। तो ये लिंगानुपात पुरुष जनसंख्या में स्त्री जनसंख्या का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? हमें लिंगानुपात होता है। अब देखिए, हमारा लिंगानुपात है, ये किसी भी देश में वहां की स्त्री जनसंख्या की स्थिति के बारे में बताता है। तो स्त्री जनसंख्या के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला सूचक क्या कहलाता है? लिंगानुपात। तो ये क्या करता है? स्त्री जनसंख्या के बारे में महत्वपूर्ण, मैं इंपॉर्टेंट लिख लेती हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला सूचक कौन सा है? लिंगानुपात। लगभग जो ये विकासशील देश है, जैसे कि भारत जैसे जो विकासशील देश है, यहाँ पर स्त्री जनसंख्या बहुत कम, स्त्री जनसंख्या में बहुत कमी पाई जाती है पुरुष जनसंख्या की तुलना में। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों में क्या किया जाता है, जैसे कि जिन देशों में स्त्री भ्रूण हत्या होती है, स्त्री शिशु हत्या होती है, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा होती है, स्त्रियों के प्रति लिंग भेदभाव होता है, इन सब चीजों के कारण ही हमारे भारत में क्या हो रहा है, विकासशील जैसे जो देश है वहां पर स्त्री जनसंख्या में कमी आ रही है। इसी कारण जो हमारा लिंगानुपात है उसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है, खासकर उत्तर भारत में। वैसे ही विश्व जनसंख्या में भी है, तो कहीं का सबसे ज्यादा लैटविया जो है वहां का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो सऊदी अरब है, वहाँ सऊदी अरब अमीरात, वहां का लिंगानुपात सबसे कम है। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमारी क्या करती है, ये सभी जो फैक्टर अभी मैंने बताया, घरेलू हिंसा, शिशु हत्या, भ्रूण हत्या, ये लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक है। अब हम लिंग संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों की ओर ध्यान देते हैं। तो लिंग संगठन में सबसे पहला, विश्व औसत लिंगानुपात कितना है? पूछ सकते हैं कि विश्व औसत लिंगानुपात कितना है? तो प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। तो हमारे विश्व जो औसत लिंगानुपात है उसमें तो अच्छी स्थिति है लिंगानुपात की, प्रति 100 स्त्रियों पर कितने? 102 पुरुष है। वही उच्चतम लिंगानुपात कहाँ का? तो उच्चतम जो लिंगानुपात है वह लैटविया का है, वहां पर प्रति 100 स्त्री पर 85 पुरुष है। तो वहां पर देखो अंतर कितना है, 15 पुरुष स्त्री से कम है। तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात कहाँ का है? तो लैटविया का, प्रति 100 पुरुषों पर 85, प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष। अब निम्नतम लिंगानुपात, सबसे निम्नतम लिंगानुपात है संयुक्त अरब अमीरात का, यूएई का,
वहां पर प्रति 100 महिलाओं पर 311 पुरुष है। तो वहां का अंतर देखो, 211 जो पुरुष है वे 100 महिलाओं से ज्यादा है। तो वहां का अब कितना डिफरेंस हो गया। अब देखो यहाँ पर 100 कितने और 211 और अधिक। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? संयुक्त अरब अमीरात या फिर यूएई, इसको यूएई कहते हैं। अब हमारे नोट में हमें एक चीज याद रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल व 72 देशों में प्रतिकूल है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो सूचीबद्ध कितने देशों में स्त्री जनसंख्या, स्त्रियों की जो जनसंख्या है वह स्त्री जनसंख्या के अनुकूल है, स्त्रियों की स्थिति उनके अनुकूल है, और कितने राज्यों, कितने देशों में जो स्त्रियों की स्थिति उनके प्रतिकूल है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो प्रकाशित जो सूचीबद्ध 139 देशों में से 72 देशों में स्त्रियों की जो स्थिति कैसी है? 139 देशों में लिंगानुपात जो है वह स्त्रियों के प्रतिकूल है, वही स्त्रियों की स्थिति हो गई लिंगानुपात। तो 139 देशों में स्त्रियों की जो स्थिति है उनके अनुकूल है, वह 72 देशों में स्त्रियों का जो लिंगानुपात है उनकी जो स्थिति है वो उनके प्रतिकूल है, यानी कि उनके अनुकूल नहीं है। स्त्री जनसंख्या में लिंगानुपात में बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। तो ये पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना है। वही हम देखें, ये जो हमारा यूरोप क्षेत्र है, यूरोप क्षेत्र में हमारा लिंगानुपात में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता, यहाँ पर स्त्री जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो स्त्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलती है, स्त्रियों को बेहतर अवसर मिलते हैं। यहाँ की जो स्त्रियां हैं वे शिक्षित है। वही जो एक इसका कारण ये भी है कि प्राचीन काल में, अतीत में क्या हुआ था, यहाँ पर अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास हुआ, जिस कारण से भी यहाँ पर स्त्री जनसंख्या अधिक हो रही है। पुरुष किस कारण जा रहे हैं? क्योंकि उनको वहां पर काम और रोजगार नहीं मिल रहा होगा। क्योंकि पुरुष जनसंख्या का जो प्रवास करते हैं, पुरुष जनसंख्या, उनका एक सबसे मुख्य कारण होता है काम और रोजगार के अवसर की तलाश। तो काम और रोजगार के अवसर में जो यूरोप के जो लोग थे, जो पुरुष थे, तो यूरोप को छोड़कर अत्यधिक पुरुष प्रवास हुआ। तब यहाँ पर क्या होगी? अब स्त्रियां बच गई, तो स्त्रियों से क्या हो गया? स्त्री जनसंख्या अधिक होगी, तो लिंगानुपात यहाँ का अधिक हो गया यूरोप जनसंख्या का। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। सबसे मेन ये 139 देशों में कितना है, औसत लिंगानुपात कितना है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब हम आयु संरचना से जुड़े आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आयु संरचना क्या है? आयु, विभिन्न आयु वर्गों में जो लोगों की संख्या है वह क्या है? आयु संरचना में आती है। संरचना एक प्रकार का ढांचा होता है। तो क्या हो गया? विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है आयु संरचना। तो अब इस आयु संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला बाल आयु वर्ग जो 0 से 14 वर्ष के बीच में है, फिर वयस्क आयु वर्ग जो 15 से 59 वर्ष के बीच में है, और फिर वृद्ध आयु वर्ग जो 60 वर्ष से अधिक है। अब जो ये जो जनसंख्या है, बाल आयु वर्ग और जो वृद्ध आयु वर्ग है, ये आश्रित जनसंख्या। कैसे? जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वे बड़ों पर निर्भर करते हैं, जो कमाने लायक होते हैं वो वृद्ध पर तो निर्भर करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो वृद्ध है, तो वृद्ध कमा नहीं सकते, उनकी उतनी हालत नहीं होती। तो ये क्या हो गई? ये एक दूसरे पर आश्रित है। तो ये किस प्रकार की जनसंख्या है? बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग किस प्रकार की जनसंख्या है? आश्रित आयु वर्ग है। ठीक है, आश्रित जनसंख्या या फिर आश्रित जनसंख्या आयु वर्ग। और इनमें से जो वयस्क आयु वर्ग है, अब देखो जिस प्रकार ये वयस्क क्या हो गया, 15 से 59 वर्ष के जो ये लोग हैं, ये कमाने में मतलब इच्छा रखते हैं, ठीक है, और ये कमाते हैं। तो ये वयस्क आयु वर्ग क्या होगा? कार्य करता है। तो ये किस प्रकार की जनसंख्या है? कार्यशील जनसंख्या। किस प्रकार की जनसंख्या है? ये जनसंख्या है कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या किस प्रकार की जनसंख्या है? कार्यशील। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग। अभी हमने आयु लिंग संरचना के बारे में पढ़ लिया। अब हम आयु लिंग पिरामिड के बारे में देखेंगे। ये आयु लिंग पिरामिड क्या है? ये विभिन्न आयु वर्गों जैसे कि बाल आयु वर्ग हो गया, वयस्क आयु वर्ग हो गया, वृद्ध आयु वर्ग हो गया, इनमें विभिन्न आयु वर्गों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बारे में प्रदर्शित करता है आयु लिंग पिरामिड। ठीक है,
तो ये विभिन्न आयु वर्गों में पुरुष या महिलाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इसको हम एक प्रकार से आयु लिंग पिरामिड को क्या बोल सकते हैं, आयु लिंग संरचना बोल सकते हैं, क्योंकि ये विभिन्न आयु वर्गों में लिंग यानी कि जो पुरुष है महिला है इन चीजों की क्या है संख्या बता रहा है। तो ये क्या हो गया, आयु लिंग संरचना के बारे में बता रहा है। इसको हम जनसंख्या पिरामिड कह सकते हैं। अब ये आयु लिंग पिरामिड है, इसमें एक बात हमें याद रखनी है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि आयु लिंग पिरामिड में महिला की संख्या किस तरफ लिखी जाती है, पुरुषों की संख्या किस तरफ लिखी जाती है। तो अब ये आयु लिंग पिरामिड है, इसको जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। तो इसमें मान लो ये आयु लिंग पिरामिड है, ठीक है, ये हमने पिरामिड बना रहे हैं। इसमें एक साइड में क्या लिखी जाएगी, लेफ्ट साइड में पुरुषों की संख्या, यहाँ पर लेफ्ट साइड में पुरुषों की संख्या लिखी जाएगी और राइट साइड में महिला की संख्या लिखी जाएगी। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, आयु वर्ग, यहाँ पर वृद्ध आयु वर्ग है, बाल आयु वर्ग है, वयस्क आयु वर्ग है, इसका ये चीज यहाँ पे लिखी जाएगी। और लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाएगा, पुरुष जनसंख्या के बारे में, और राइट साइड में महिला जनसंख्या के बारे में लिखा जाएगा। अब जो ये जनसंख्या पिरामिड है इसके कितने प्रकार है, जनसंख्या पिरामिड के 3 प्रकार है। कितने, 3 प्रकार। तो जनसंख्या पिरामिड के कितने प्रकार है, 3 प्रकार की जनसंख्या पिरामिड है। एक तो विस्तृत जनसंख्या, दूसरी स्थिर जनसंख्या पिरामिड, विस्तृत जनसंख्या पिरामिड, स्थिर जनसंख्या पिरामिड और घटती जनसंख्या पिरामिड। ये इसी को बोल दे ह्रासमान पिरामिड, ठीक है। तो विस्तृत जो जनसंख्या है इसका आकार कैसा है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि विस्तृत जो होती जो जनसंख्या होती है, विस्तृत होती जनसंख्या का पिरामिड जो है वह त्रिभुजाकार या फिर कैसा होता है, त्रिभुजाकार आकार का होता है, शंकु आकार भी बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन भी आ सकता है, अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे तो उसमें पूछ सकता है कि विस्तृत होती जनसंख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है। तो कैसा पिरामिड है, त्रिभुजाकार या शंकु आकार, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इसका जो ये आधार है, इसका आधार क्या होता है, चौड़ा होता है, जो हमारी जन्म दर को प्रदर्शित करता है। इसका आधार चौड़ा है तो ये उच्च जन्म दर को, अब ये जो ऊपर वाला इसका देखो, ये यहाँ से चौड़ा है तो ये जन्म दर को बता रहा है कि इस प्रकार के देशों में जन्म ज्यादा होता है और मृत्यु कम होती है। तो यहाँ पर उच्च जन्म दर है और मृत्यु दर धीरे धीरे कम होती जाए तो उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को ये विस्तृत होती जनसंख्या प्रदर्शित करती है, क्योंकि इसका आधार क्या, चौड़ा, सीबीआर को प्रदर्शित करता है, आधार चौड़ा होता है। अब इनमें सबका आधार जो होता है हमेशा आधार किसको प्रदर्शित करता है, सीबीआर को, जन्म दर को। जितना आधार चौड़ा जन्म दर उतनी अधिक, जितना आधार कम जन्म दर उतनी ही कम, ठीक है। अब ये इस प्रकार की जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, नाइजीरिया में, बांग्लादेश में, मैक्सिको में। क्वेश्चन आ सकता है विस्तृत होती जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, किन देशों में पाई जाती है, ऑप्शन दे दे, जैसे कि नाइजीरिया हो गया, मैक्सिको हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो ये ऑप्शन हमें राइट करने हैं। अब ये स्थिर जनसंख्या, स्थिर होती जनसंख्या किस प्रकार की जनसंख्या है, तो स्थिर होती जो जनसंख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है, घंटाकार या फिर शुंडाकार, ठीक है। इसका स्थिर होती जनसंख्या का पिरामिड किस प्रकार का है, घंटाकार या फिर शुंडाकार। इसका आधार कम चौड़ा, ये देखो इसका आधार क्या है, कम चौड़ा है, ऊपर से घंटाकार और घंटी के आकार का है, इसका आधार थोड़ा कम चौड़ा है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये जन्म दर कम बता रहा है ना इस विस्तृत होती जनसंख्या की तुलना में। तो इन देशों की तुलना में यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार के देशों में जन्म दर कम होगी, मृत्यु दर ज्यादा होगी। तो आधार कम है, समान लगभग बराबर है, तो सीबीआर इसका आधार दे सकते हो और ये मृत्यु दर के बारे में बताया, तो लगभग ये समान है, तो आधार कम चौड़ा है। तो ये सीबीआर और सीडीआर को प्रदर्शित करता है, जन्म दर और मृत्यु दर को ये समान रूप से प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार की जनसंख्या कहाँ की जनसंख्या है, तो स्थिर होती जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, एग्जाम्पल इसका है ना। अब है घटती जनसंख्या पिरामिड। अब घटती जनसंख्या पिरामिड या ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार का पिरामिड है, इसमें आधार बहुत कम चौड़ा होता है। अब देखो यहाँ पर आधार इसका ज्यादा है तो ये थोड़ी जन्म दर अधिक बता है, पर यहाँ का आधार तो बहुत ही कम चौड़ा है, तो ये निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार की जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, जापान में।
ये जो जापान में जो जनसंख्या पाई जाती है, यहाँ की जनसंख्या बूढ़ी होती जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ पर ना तो ज्यादा जन्म हो रहा है, ना ही ज्यादा मृत्यु हो रही है। तो यहाँ की इसमें बाल आयु वर्ग में यहाँ पे कमी है, वृद्ध आयु वर्ग ज्यादा है, यहाँ पर बाल आयु वर्ग नहीं है। बाल आयु वर्ग में यहाँ पर कमी है, तो वयस्क जो आयु वर्ग है उसमें भी कमी होगी। और यहाँ की जनसंख्या किस प्रकार की है? वृद्ध जनसंख्या है, बूढ़ी होती जनसंख्या है। तो वहां पर ये सब फैक्टर्स है। अभी हमें देख लिए जनसंख्या पिरामिड के 3 प्रकार, इनको हमें अच्छे से याद रखना है। और किस देश में किस प्रकार का जनसंख्या पिरामिड है यह भी हमें याद रखना है। और जिसकी विस्तृत जनसंख्या है, इसका आकार कैसा है, जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार का, इसका त्रिभुजाकार, इसका शुंडाकार है, तो किसी का ये गढ़ती जनसंख्या जैसा है। तो ये सभी फैक्टर्स हमें याद रखना है। और इनमें से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पुरुष जनसंख्या पिरामिड में पुरुष जनसंख्या किस और लिखी जाती है और महिला जनसंख्या किस और लिखी जाती है, ये क्वेश्चन भी हमें याद रखना है। अब हम विश्व जनसंख्या के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय संगठन के बारे में देखते हैं। तो ग्रामीण और नगरीय संगठन विश्व में किस प्रकार का है? तो सबसे पहले देखते हैं निवास का आधार देखें तो सबसे 2 प्रकार की जनसंख्या हर जगह होती है, जैसे कि गांव में रहने वाली होगी और कुछ नगर में रहने वाली होगी। तो एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या और दूसरी नगरीय क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या। तो अब ग्रामीण क्षेत्र में कौन रहते हैं? गांव में रहने वाली जनसंख्या। नगरीय क्षेत्र में कौन रहेगा? नगर में रहने वाली जनसंख्या। और अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या है? लोग प्राथमिक कार्य करते हैं। गांव है तो गांव में सीधी सी बात है, ज्यादा खेत है, वहां पर भवन वगैरह कम है, दूसरे उद्योग धंधे वगैरह नहीं होते। तो गांव में क्या है? यहाँ पर क्या होगी? कृषि कार्य अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य अधिक होता है। कृषि कार्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर प्राथमिक कार्य अधिक होता है, कृषि, पशुपालन, मिश्रित कृषि, ठीक है। और नगरीय क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि? नगरीय क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं वे गैर प्राथमिक कार्य करते हैं, जैसे कि उद्योग धंधे, व्यापार, बिजनेस वगैरह करते हैं ना। तो ये नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या होगी। तो अब जो ग्रामीण क्षेत्र है, अब जो हमारे विकसित देश है जैसे कि यूरोप के सारे देश क्या विकसित है? तो अब यूरोप के विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होती है? वहां पर पुरुषों की संख्या अधिक है। वही जो विकासशील देश है जैसे कि एशिया हो गया, विकासशील देशों में जैसे जो देश है वहां पर क्या है? वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में महिला की जनसंख्या अधिक है। तो अब यहाँ पर महिला अधिक क्यों है? ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अधिक क्यों है? अब ये महिला गांव में अधिक क्यों है, नगरों में क्यों नहीं है विकासशील देशों में? इसके भी कारण है। क्या कारण है? तो देखते हैं। महिला अधिक है तो इसके महिला के नगरों में न जाने के कारण। मान लो कोई गांव में रहने वाली एक कोई महिला है, अब उसको वो पहली बार कहीं जाती है तो उसको क्या होता है? असहजता महसूस होती है। वो जाएगी, अब वो जाने से पहले सोचती है कि क्या वहां पर मैं अच्छे से रह पाऊंगी, क्या वहां का समाज अच्छा होगा, वहां के आसपास के लोग कैसे होंगे, ठीक है, वहां पर मुझे रोजगार मिलेगा या नहीं, या फिर मुझे वहां पर अच्छी सुविधाएं मिलेगी या नहीं, ठीक है। और वहां का रहन सहन, वहां का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। अब जो देखो भारत की जैसी महिला है ना, उनको पहले से रहने से पहले उनको खर्चा सोचता है कि खर्चा कितना होगा। बेचारी वो सोचती है कि खर्चा कितना होगा, कैसे रहूंगी, क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, इस प्रकार के उनके मन में विचार आते हैं। तो इस प्रकार के विचार के कारण देखते हैं तो नगरों में न जाने के क्या कारण है? एक तो सबसे पहला उनको लगता है रहन सहन में अधिक खर्च होता है, रहन सहन में अधिक खर्च, वहां पर रहन सहन में ज्यादा अधिक खर्च हो रहा है। और क्या वहां पर सामाजिक बुराइयां हैं, असुरक्षा है, सामाजिक बुराइयां, महिला की अशिक्षा है, वही उनको लगता है कि मैं वहां जा तो रही हूँ पर मुझे रोजगार मिलेगा या नहीं, तो उन्हें रोजगार में कमी महसूस होती है। तो एक ऑप्शन क्या हो गया? रोजगार में कमी।
अभी इसका उल्टा देखते हैं। अभी देख लिया ना हमने, रहन सहन में अधिक खर्च, ठीक है, सामाजिक बुराइयां, अशिक्षा, रोजगार में कमी। अब नगरीय क्षेत्र में क्या है, लोग गैर प्राथमिक कार्य कर रहे हैं, कृषि के अलावा अन्य कार्य कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकसित देश होते हैं, वह जो नगरीय क्षेत्र है, जो विकसित देश जैसे कि यूरोप, हमने देखा ना विकसित देश जैसे कि यूरोप, इसमें नगर में क्या होगी, यहाँ पर महिला अधिक होगी और गांव में यहाँ पर पुरुष अधिक होते हैं। अब यहाँ पर नगर में महिला अधिक क्यों है, ठीक है, नगर में महिला अधिक है, कहाँ है नगर में महिला अधिक, इसका जस्ट उल्टा देख लेते हैं। तो वहां के जो यूरोप जैसे जो विकसित देश है, वहां पर क्या है, रोजगार के अच्छे अवसर हैं, महिला शिक्षित है, सामाजिक बुराइयां कम है, ठीक है, उनको सामाजिक असुरक्षा महसूस नहीं होती। तो ये इसके जो उल्टे कारक है वहां यहाँ पर पाए जाते हैं, ये सभी कारक यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसी कारण यहाँ पर क्या है, नगर में महिला अधिक है, क्योंकि महिला वहां पर आत्मनिर्भर है, पढ़ी लिखी महिला है। इस कारण से उनको जो अगर वो नगर में जाएगी, सिटी में जाएगी, तो उनको कुछ भी महसूस नहीं होता है। उन्हें क्या लगता है, जैसे कि भारत की महिला हिचकिचाती है, तो वो ऐसा कुछ नहीं करती है। वहां की महिला बहुत ही शिक्षित है, ऐसे तो भारत की भी है, परंतु अधिकतर जो महिला है जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में प्रवास करती हैं, वे बहुत ही एकदम कह सकते हैं भोले स्वभाव की मान सकते हैं। तो इस प्रकार ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। और नगरीय क्षेत्र में यहाँ पर पुरुष अधिक है, ठीक है, विकासशील देशों में नगर में पुरुष अधिक होता है, क्योंकि पुरुष इन सभी कारणों के कारण जा रहा है। तो ये सभी फैक्टर्स है। अब हम देखते हैं साक्षरता का फैक्टर। अब साक्षरता क्या है, साक्षर होना यानी कि व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना, परंतु हम साक्षर व्यक्ति किसे कहते हैं, इसकी एग्जैक्ट परिभाषा देखते हैं। तो साक्षर व्यक्ति किसे कहेंगे, 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति जिसमें पढ़ने लिखने के साथ गणना करने की योग्यता। अब ये गणना क्या होती है, जैसे कि हम पैसे हो गए, ठीक है, ये कितने पैसे हुए, इसको जोड़ने पर कितना पैसा बनता है, एक जो सामान्य गणना जो हमारे दैनिक क्रियाविधि में काम आती है, पढ़ने लिखने के साथ सामान्य गणना करने की योग्यता जिसमें है, तो वह क्या है, साक्षर व्यक्ति है। अब ये साक्षरता होती है किसी भी सामाजिक सूचक, सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक। जो हमारी ये साक्षरता है वह किसी भी समाज की सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक क्या होती है, साक्षरता, सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक। इसीलिए तो कहते हैं ना, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, ठीक है। तो ये साक्षरता है, साक्षरता के बहुत सारे प्रभाव भी होते हैं। अगर मान लो कोई भी समाज है, ठीक है, इसके अगर प्रभाव देखते हैं साक्षरता के, किसी भी समाज में अगर साक्षर व्यक्ति होगा तो वह समाज की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। तो साक्षरता के क्या प्रभाव है, रहन सहन में परिवर्तन होगा, ठीक है, रहन सहन अच्छा होगा, तो रहन सहन अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा लिख देते हैं। उनकी शैक्षिक स्थिति अच्छी होगी, शैक्षिक स्थिति में सुधार होगा, महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, और एक और है, जैसे कि एक और पॉइंट लिख सकते हैं, सरकारी जो नीतियां होती है, अगर व्यक्ति साक्षर है तो उसको सरकारी नीतियों के बारे में पता रहेगा। तो क्या है, सरकारी नीतियों को समझने में सहायक, को समझने में सहायता, समझने में सहायता। तो ये सभी फैक्टर्स है। अब हम व्यवसायिक संरचना को देखते हैं। तो व्यवसायिक जनसंख्या, अब व्यवसाय कौन करेगी, जो कार्यशील जनसंख्या होगी, बच्चे और बूढ़े तो करने वाले से रहे, तो क्या होगी, व्यवसायिक संरचना कैसी जनसंख्या होगी, कार्यशील जनसंख्या की संरचना होगी। तो कार्यशील जनसंख्या कौन से, 15 से 59 वर्ष के जो आयु के जो लोग हैं वे क्या है, कार्यशील जनसंख्या। तो कार्यशील जनसंख्या का अगर कार्य वितरण देखते हैं तो इसको 4 भागों में बांटेंगे। तो प्राथमिक कार्य करती है, द्वितीय कार्य, तृतीय कार्य और चतुर्थ कार्य।
अब प्राथमिक कार्य में क्या कौन कौन से आते हैं? कृषि, पशुपालन, लकड़ीकरण, मछली पकड़ना, खनन, ठीक है। और द्वितीयक उद्योगों में क्या आएंगे? विनिर्माण उद्योग, निर्माण, ठीक है, विनिर्माण उद्योग, निर्माण हो गया। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार व अन्य सेवाएं आएगी। व्यापार, परिवहन, संचार, अन्य सेवाएं। और जो चतुर्थ क्षेत्र है इसमें अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी आएगी। ये सभी जो फैक्टर है वे क्या है? व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत आएंगे। तो आप इन पूरे चैप्टर को मैंने अच्छी तरीके से समझा लिया। आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको इस चैनल से जुड़े, वीडियो से जुड़े, आपकी क्लास से जुड़े आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।